हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 7। पाठ का नाम है मानव व्यवसाय प्रमुख प्रकार। मानव व्यवसाय के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो इस पाठ में अपन अगला टॉपिक पढ़ेंगे, मानव व्यवसाय के विकास एवं बदलती प्रकृति को समझिए। मानव व्यवसाय के विकास एवं बदलती प्रकृति के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर सुनेंगे ध्यान से कि आदि मानव अपने भरण पोषण के लिए जंगली जानवरों का शिकार किया करता था। आदि मानव था वो अपने भरण पोषण के लिए जंगली जानवरों का शिकार किया करता था और वनों से भोजन प्राप्त करता था। भोजन प्राप्ति की हमेशा अनिश्चितता बनी रहती थी। भोजन प्राप्ति की हमेशा अनिश्चितता बनी रहती थी। धीरे धीरे मानव का बौद्धिक विकास होने लगा। धीरे धीरे मानव का बौद्धिक विकास होने लगा। तो भोजन की हमेशा अनिश्चितता बनी रहती थी। धीरे धीरे मानव का बौद्धिक विकास होने लगा। इस कारण वह उपयोगी जानवरों को पालने लगा। मानव समूह बनाकर पशुपालन करने लगा। और पशुओं की चारे की पूर्ति के लिए मानव ऋतु प्रवास करने लगा। और मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति पशुओं से होने लगी। कृषि ने मानव को स्थायित्व प्रदान किया। कृषि कार्य ने मनुष्य को स्थायित्व प्रदान किया, एक जगह रुकने को मजबूर किया। क्योंकि कृषि करेगा मनुष्य निश्चित रूप से एक स्थान पर रुकेगा, क्योंकि कृषि क्रिया करने के लिए लंबा समय चाहिए, इसलिए मनुष्य को एक स्थान पर रुकना पड़ता है। और मानव उपजाऊ नदी मैदानों में कृषि कार्य करने लगा। जो नदियों के उपजाऊ मैदान है वहां मनुष्य कृषि कार्य करने लगा। और प्राचीन सभ्यताओं का विकास भी इन नदी घाटियों में होने लगा। इसके बाद में अगला टॉपिक था मानव व्यवसाय का वर्गीकरण। फिर से आप लोग एक बार बता देते हैं कि मानव व्यवसाय का वर्गीकरण है। आप लोगों के सिलेबस में 5 भागों में वर्गीकरण किया गया। मानव के जो व्यवसाय है, ये पिछले साल बोर्ड एग्जाम में बच्चों से पूछा गया कि निबंधात्मक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया कि मानव व्यवसाय का वर्गीकरण कीजिए। पिछले साल के बोर्ड एग्जाम में निबंधात्मक क्वेश्चन बच्चों से पूछा गया कि मानव व्यवसाय का वर्गीकरण कीजिए। तो आज तो मानव व्यवसाय को 5 भागों में बांटा गया है, जो आप लोगों ने पढ़ा कि प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं, चतुर्थ क्रियाएं और पंचम क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे प्राथमिक क्रियाएं मुख्य रूप से पर्यावरण पर आधारित होती है। प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त वस्तुओं को सीधे रूप में ही काम में ले लिया जाता है, उनका रूप नहीं बदला जाता है। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत कृषि कार्य करना, पशुपालन करना, मत्स्य पालन करना, खनन कार्य करना आदि को शामिल किया जाता है। इसे प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं। इसके बाद में है द्वितीय क्रियाएं किसे कहते हैं। ये मानव व्यवसाय का जो वर्गीकरण है वो मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें मैंने आप लोगों को प्राथमिक क्रियाओं के बारे में बताया। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं द्वितीय क्रियाएं किसे कहते हैं। तो आप बताएंगे द्वितीय क्रियाओं के बारे में बताएंगे। प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त कच्चे माल को द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत पक्के माल के रूप में बदला जाता है तथा द्वितीय क्रियाओं में वस्तुओं का मूल्य भी बढ़ जाता है। इसे द्वितीय क्रियाएं कहते हैं। उदाहरण, लकड़ी से फर्नीचर बनाना, गेहूं से आटा बनाना, रेशे से कपड़ा बनाना, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। इसके उदाहरण भी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए बच्चों से। आज से 3-4 साल बाद बोर्ड के पेपर में पूछे गए हैं 4 साल पहले कि द्वितीय क्रियाओं के 4 उदाहरण बताइए। तो आप ये द्वितीय क्रियाओं के उदाहरण बताएंगे। उसके बाद में है तृतीय क्रियाकलाप किसे कहते हैं। तो आप बताएंगे यह क्रियाकलाप सेवा सेक्टर से संबंधित है। इसमें परिवहन, संचार, व्यापार एवं सेवाओं को शामिल किया जाता है। इसे तृतीय क्रियाकलाप कहते हैं। इसके बाद में है चतुर्थ क्रियाकलाप।
क्रियाकलाप। तो चतुर्थ क्रियाकलाप के बारे में आप बताएंगे कि चतुर्थ क्रियाकलाप किसे कहते हैं। तो आप बताएंगे यह क्रियाकलाप उच्च सेवा सेक्टर से संबंधित है। यह क्रियाकलाप उच्च सेवा सेक्टर से संबंधित है। इसमें सूचना पर आधारित कार्यों एवं अनुसंधान आधारित कार्यों को शामिल किया जाता है। यह उच्च सेवा सेक्टर से संबंधित है। इसमें सूचना पर आधारित कार्यों एवं अनुसंधान पर आधारित कार्यों को शामिल किया जाता है। इसे चतुर्थ क्रियाकलाप कहते हैं। इसे चतुर्थ क्रियाकलाप कहते हैं। फिर है पंचम क्रियाकलाप। पंचम क्रियाकलाप। पंचम क्रियाकलाप के बारे में बताएंगे आप लोग कि यह भी उच्च सेवा सेक्टर से संबंधित है। यह क्रियाकलाप भी उच्च सेवा सेक्टर से संबंधित है। इसमें निर्णयकर्ता परामर्शदाता सरकार, कानूनी सलाहकार आदि लोगों को शामिल किया जाता है। इसे पंचम क्रियाकलाप कहते हैं। तो ये तो हो गया मानव व्यवसाय का वर्गीकरण। मानव व्यवसाय का जो वर्गीकरण है उसके 5 भाग है। प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं, चतुर्थ और पंचम। इनको आपको इनको डिफाइन करना है, इनकी डेफिनेशन बतानी है आपको। तो ये मानव व्यवसाय का वर्गीकरण हो जाएगा। उसके बाद में आप लोगों को आगे एक प्रश्न पूछा जा सकता है इस पाठ से संबंधित है कि आदिकालीन मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए किन 2 कार्यों पर निर्भर था। जो आदिकालीन मानव था वो अपना जीवन निर्वाह के लिए किन 2 कार्यों पर निर्भर था। तो उसके उत्तर में आप बताएंगे पशुओं का आखेट करना। पहला बिंदु बताएंगे पशुओं का आखेट करना। और दूसरा बिंदु है अपने समीप के जंगलों से खाने योग्य जंगली पौधे एवं कंदमूल आदि को एकत्रित करना। अपने समीप के जंगलों से खाने योग्य कंदमूल और जंगली पौधों को एकत्रित करना। ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में आपसे आगे प्रश्न और पूछा जा सकता है कि मानव के प्राथमिक व्यवसायों के प्रमुख क्षेत्र बताइए। मानव के प्राथमिक व्यवसायों के प्रमुख क्षेत्र बताइए। मानव के प्राथमिक व्यवसाय के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। प्राथमिक क्रियाएं आज भी विश्व के किन भागों में की जाती है। प्राथमिक क्रियाएं आज भी विश्व के किन भागों में की जाती है। तो आगे प्रश्न है मानव के प्राथमिक व्यवसाय के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। आज भी विश्व के किन भागों में प्राथमिक क्रियाएं की जाती है। आपसे प्रश्न पूछा जाए तो इसके उत्तर में आप बताएंगे कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश। पहला है उष्णकटिबंधीय प्रदेश। इस उष्णकटिबंधीय प्रदेश के भी 5 भाग हैं जहां आज भी विश्व के अंदर प्राथमिक क्रियाएं की जाती है। तो पहला है उष्णकटिबंधीय प्रदेश। उष्णकटिबंधीय प्रदेश के किन भागों में आज भी प्राथमिक क्रियाएं की जाती है, उनके नाम सुनो ध्यान से। विषुवतरेखीय आर्द्र वनों वाला प्रदेश, विषुवतरेखीय आर्द्र वनों वाले प्रदेश में भी प्राथमिक क्रियाएं की जाती है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र कृषि वाले प्रदेश, यहाँ भी प्राथमिक क्रियाएं की जाती है। आर्द्र शुष्क निम्न अक्षांशीय सवाना प्रदेश, यहाँ भी प्राथमिक क्रियाएं की जाती है। उष्णकटिबंधीय उच्च प्रदेश और मरुस्थल, इन क्षेत्रों में आज भी प्राथमिक क्रियाएं की जाती है। तो ये तो हो गए उष्णकटिबंधीय प्रदेश जहां प्राथमिक क्रियाएं की जाती है। अब जो दूसरा बिंदु है वो है समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश। समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश जहां प्राथमिक क्रियाएं की जाती है। उसके भी भाग हैं समशीतोष्ण घास के मैदान, समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। दूसरा है भूमध्य सागरीय प्रदेश, फिर है उत्तरी चीन प्रदेश, समुद्रीय चक्रवातीय प्रदेश, महाद्वीपीय चक्रवातीय प्रदेश और शीतल महाद्वीपीय प्रदेश। ये समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश हैं जहां प्राथमिक क्रियाएं की जाती है। फिर है शीत प्रदेश। शीत प्रदेशों के अंतर्गत आते हैं शीत वन, शीतल वन, टुंड्रा प्रदेश और ऊंचे पर्वत।
ये जो मैंने 3 कैटेगरी बताई, इन तीनों कैटेगरी के अलग अलग भाग हैं। यहां आज भी प्राथमिक क्रियाएं की जाती है। तो ये तो हो गए कि विश्व के किन भागों में आज भी प्राथमिक क्रियाएं की जाती है। जो मैंने आप लोगों को 3 भाग बताए, पहला है उष्णकटिबंधीय प्रदेश, इसके अलग भाग हैं, और समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश, इसके अलग भाग हैं, और शीत प्रदेश। इन 3 प्रदेशों में की जाती है, जिनके अलग अलग नाम दे रखे हैं कि इन प्रदेशों के भी कौन कौन से भागों में प्राथमिक क्रियाएं की जाती है। तब आपको ये उत्तर बताना है। उसके बाद में ध्यान से सुनो अगला प्रश्न। इस पाठ संबंधित अगला जो प्रश्न है वो दे रखा है, द्वितीयक व्यवसायों को निर्धारित करने वाले कारक बताइए। द्वितीयक व्यवसायों को निर्धारित करने वाले कारक बताइए। या ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि द्वितीयक व्यवसायों को निर्धारित करने वाले कारक बताइए, या उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक बताइए कि कौन कौन से कारक हैं जो उद्योगों को प्रभावित करते हैं। तो उन कारकों का आप केवल नाम बताएंगे कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो उद्योगों को प्रभावित करते हैं। तो उन कारकों के बारे में बताएंगे। कच्चा माल क्या करता है? उद्योगों को प्रभावित करता है। अगर कच्चा माल होगा तो उद्योग चलेंगे। कच्चे माल के बिना किसी भी उद्योग की आप कल्पना नहीं कर सकते। कच्चे माल के बिना किसी भी उद्योग की आप कल्पना नहीं कर सकते। दूसरा कारक है शक्ति के साधन। अगर आपके पास कच्चा माल है, शक्ति के साधन नहीं है, मशीनें नहीं है उद्योग के अंदर, तो आप वो उद्योग नहीं चल सकता। उस उद्योग की अपन इमेज या कल्पना नहीं कर सकते। तो आपके केवल नाम दे रखे हैं कि उद्योगों को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं वो बताइए। तो आप उनका नाम बताएंगे। सबसे पहला है कच्चा माल, दूसरा है शक्ति के साधन, और तीसरा है परिवहन। अगर उद्योग में सारा काम आपने कर लिया, माल तैयार कर लिया, लेकिन तैयार माल को बाजारों में बेचने के लिए परिवहन की व्यवस्था नहीं है आपके पास, तो उद्योग नहीं चलाया जा सकता है। तो परिवहन भी क्या करता है? उद्योगों को प्रभावित करता है। संचार की सुविधा, उद्योग को चलाने के लिए संचार की सुविधा होना भी जरूरी है। संचार की सुविधा होना भी जरूरी है। पूंजी, किसी भी उद्योग को चलाने के लिए पूंजी की अत्यधिक आवश्यकता होती है। मतलब पूंजी पे निर्भर करता है, जितनी उस व्यक्ति के पास पूंजी होगी उसी आधार पे वो व्यक्ति उद्योग लगाएगा या कारखाना खोलेगा। पूंजी पे निर्भर करता है कि व्यक्ति के पास कितनी पूंजी है। बाजार, पूंजी भी आपके पास है, लेकिन तैयार माल कर लिया उद्योगों में, उसको बेचने के लिए बाजार भी होने चाहिए। बाजार में जगह जगह माल की सप्लाई होनी चाहिए कि बाजार के अंदर माल को कहाँ बेचेंगे। फैक्ट्री में माल तैयार कर लिया, तैयार करने के बाद बाजारों में उसको बेचना भी जरूरी होता है। तो बाजार होना भी अत्यधिक आवश्यकता है कि फैक्ट्री में माल तैयार करने से कुछ नहीं होता, बाजारों में बिकना भी चाहिए। तो बाजार भी क्या करते हैं? उद्योगों को प्रभावित करते हैं। बाजार में अगर वस्तु की डिमांड बढ़ गई तो उद्योग चलेगा। अगर फैक्ट्री में माल तैयार कर लिया, बाजार में डिमांड नहीं है तो माल नहीं बिकेगा। तो बाजार भी क्या करते हैं? उद्योगों को प्रभावित करते हैं। माल ज्यादा बिकेगा तो उद्योगों में और माल तैयार होगा। अगर तैयार माल ही नहीं बिक रहा है बाजार में तो उद्योगों में और माल नहीं बनेगा। सरकारी नीतियां, सरकार की नीतियां, कोई भी काम करने से पहले सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है। अगर उद्योग खोल रहे हैं, सरकार से लाइसेंस लो। मोटरसाइकिल चलानी है, सरकार से लाइसेंस लो। मकान बनाना है, सरकार से रजिस्ट्रेशन कराओ। कोई भी काम करना है उसका सरकारी नीतियां, मतलब सरकार की परमिशन लेना, सरकार की परमिशन लेना जरूरी है। कई प्रकार की सरकारी नीतियां होती है। तो उद्योग खोलना है तो सरकार से लाइसेंस लेना जरूरी है। रजिस्टर्ड करवाना है कि आप उद्योग किस कार्य के लिए उद्योग लगा रहे हैं, कितनी कैपेसिटी की मशीनें हैं, कितने श्रमिक उसमें कार्य करेंगे, सारी बातें जरूरी होती है, सारी सूचना दी जाती है। और अगला बिंदु है प्रौद्योगिकी नवाचार। प्रौद्योगिकी नवाचार, प्रौद्योगिकी नवाचार क्या होता है? टेक्नोलॉजी में नई क्रांति आना। प्रौद्योगिकी नवाचार क्या होता है? टेक्नोलॉजी में नई क्रांति आना। टेक्नोलॉजी में नई क्रांति आने का मतलब है किसी उद्योग में वर्तमान समय में कोई भी मशीन लग रही है और आने वाले समय में उसी मशीन के स्थान पर और अत्याधुनिक मशीन आ जाएगी, और अत्याधुनिक बहुत कम समय में काम करने वाली। तो वो क्या हो गया? प्रौद्योगिकी नवाचार हो गया। टेक्नोलॉजी में और नई क्रांति आ गई। टेक्नोलॉजी में क्या हुआ? और नई क्रांति आ गई, तो उसको बोलते हैं प्रौद्योगिकी नवाचार। तो उसका मतलब होता है टेक्नोलॉजी में नई क्रांति आना। तो ये सारे क्या हो गए? उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक हो गए, जिनका आपको नाम याद रखना है। कच्चा माल है, शक्ति के साधन है, परिवहन है, बाजार है, पूंजी है, श्रमिक है, संचार के साधन है, सरकारी नीतियां हैं। केवल आप लोगों के नाम याद रखने हैं। उसके बाद में आप लोगों को आगे बताना है। इस पाठ संबंधी जो अगला प्रश्न है वो आप बताएंगे
चतुर्थ क्रियाकलाप में, इस पाठ संबंधी जो अगला प्रश्न है वो आपसे पूछा जाए कि चतुर्थ क्रियाकलाप में कौन से कार्यों को शामिल किया जाता है। एक प्रश्न है कि चतुर्थ क्रियाकलाप में कौन से कार्यों को शामिल किया जाता है, तो आप इसका उत्तर बताएंगे। ध्यान से सुनो, इसके उत्तर में लिखेंगे जीन गोटमैन, एक विद्वान का नाम है जीन गोटमैन ने अप्रत्यक्ष सेवाओं को, जीन गोटमैन ने अप्रत्यक्ष सेवाओं को चतुर्थ व्यवसाय की श्रेणी में शामिल किया है। विकसित अर्थव्यवस्था। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है चतुर्थ क्रियाकलाप में कौन से कार्यों को शामिल किया जाता है, तो आप इसका उत्तर बताएंगे जीन गोटमैन ने अप्रत्यक्ष सेवाओं को, जीन गोटमैन ने अप्रत्यक्ष सेवाओं को चतुर्थ व्यवसाय की श्रेणी में शामिल किया है। विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में ज्यादातर लोग इसी श्रेणी में कार्यरत है। विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में ज्यादातर लोग इसी क्षेत्र में कार्यरत है। सूचना पर आधारित कार्यों तथा अनुसंधान व विकास पर आधारित सेवाओं का इस वर्ग से संबंध है। विकास से आधारित सेवाओं का इस वर्ग से संबंध है। कार्यालय, भवनों, शिक्षण संस्थाओं, अस्पतालों, रंगमंचों, लेखा कार्य और दलाली की फर्मों के काम करने वाले कर्मचारी अप्रत्यक्ष वर्ग की सेवाओं से संबंध रखते हैं। इन सबको चतुर्थ क्रियाओं में शामिल किया जाता है। इसके बाद में आपसे अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि तृतीय क्रियाकलाप में कौन से कार्यों को शामिल किया जाता है। तृतीय क्रियाकलाप में कौन से कार्यों को शामिल किया जाता है, तो आप उसके उत्तर में बताएंगे परिवहन, संचार, व्यापार एवं सेवाओं को तृतीय क्रियाकलाप में शामिल किया जाता है। और इसके बाद में एक बिंदु और दे रखा है, ये तो इसका उत्तर हो गया कि मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु किसको माना जाता है। मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु किसे माना जाता है, तो इसके उत्तर में आप बताएंगे कि मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु मानव को, मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु स्वयं मानव को माना जाता है। तो बेटा अगली क्लास में हम अगला पाठ पढ़ेंगे, लेसन नंबर 8। पाठ का नाम है प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं क्या होती है, इसके बारे में आप लोगों ने इस पाठ से आप लोगों ने जानकारी प्राप्त की कि प्राथमिक क्रियाएं मुख्य रूप से पर्यावरण पर आधारित होती है। तो प्राथमिक क्रियाओं में प्राप्त वस्तुओं को सीधे रूप में काम में लिया जाता है। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत कृषि कार्य करना, पशुपालन करना, मत्स्य पालन करना, खनन कार्य करना आदि को शामिल किया जाता है। इसे प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं। तो इसके बारे में अपन अगले पाठ में विस्तृत, इस पाठ में अगला पाठ है उसमें विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।